नमस्कार। आप सभी ने अध्याय 2 में भाग 4 तक पढ़ लिया था। भाग 4 में आपने स्त्री केसर यानी गाइनोस्टियम के बारे में पढ़ा और फिर आपने मादा युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ा, गुरु बीजाणुचरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। अब आते हैं हम उसके आगे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि होगा परागण यानी पॉलिनेशन। भाग 4 में जो क्वेश्चंस किए गए थे वो ईजी हैं, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिया था इसलिए उसके आंसर्स नहीं बता पाएंगे। आप खुद बताइएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा क्योंकि उसी टॉपिक में सारे उसके आंसर्स हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस मैंने किया था, लेकिन क्वेश्चंस का आंसर जरूर आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। भाग 5 का टॉपिक है परागण यानी पॉलिनेशन। आपने पढ़ा था कि लैंगिक जनन को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना में आपने पढ़ा था कि युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है और युग्मक स्थानांतरण होता है। युग्मक जनन आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया। नर में नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, मादा में मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। अब आप पढ़ेंगे युग्मक का स्थानांतरण, किस प्रकार से नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाता है। अधिकतर यही प्रक्रिया होती है, नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाता है। तो अब ये पढ़ेंगे और उसके बाद आप पढ़ेंगे निषेचन और फिर निषेचन पश्च घटना। यहाँ पर युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं यानी पॉलिनेशन। लेकिन आप ये कभी नहीं लिखेंगे कि पॉलिनेशन का मतलब युग्मक स्थानांतरण, नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए आपको बोला हूँ। पॉलिनेशन की प्रक्रिया क्या कहेंगे, पराग कणों का परिपक्व परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि एक पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं। अरे यार थोड़ा गड़बड़ बन गया। तो परागण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह है परागकोश। जब परागकोश परिपक्व होता है तो फट जाता है। मैंने आपको बताया था कि परागकोश के फटने से इसके अंदर जितने भी परागकण हैं वे सब बाहर आते हैं और वे बाहर आते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर। ये कौन सा रीजन है, वर्तिकाग्र। तो परागकण का वर्तिकाग्र पर आना यही क्या कहलाता है, परागण। समझ में आया, यानी परागकणों का परागकण मतलब पॉलन ग्रेन्स, इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो परागकणों यानी पॉलन ग्रेन्स का परिपक्व परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। याद हुआ परागण क्या है, सिंपल लैंग्वेज में कि परागकणों का, ये क्या है, परागकणों का परिपक्व परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण। ये हुआ युग्मक स्थानांतरण। नर युग्मक किसी में है ना, युग्मक यहाँ से निकलकर यहाँ पर पहुंच गया तो हम क्या कह सकते हैं, युग्मक स्थानांतरण। आपने पढ़ा था कि लैंगिक जनन में निषेचन पूर्व घटना में 2 घटनाएं पढ़नी है, युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन आपने पढ़ लिया, नर में नर युग्मक का निर्माण, मादा में मादा युग्मक का निर्माण। अब आप युग्मक स्थानांतरण पढ़ रहे हैं, यानी कि परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण। अब परागण भी 2 प्रकार से होता है। परागण भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है पर परागण। याद करते चलिए, परागण 2 प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन या इसे हम एलोगैमी कहते हैं या इसे हम जीनोगैमी कहते हैं।
जीनोगैमी। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। तो इसके लिए हमें एक प्लांट बनाना होगा। तो हम एक प्लांट बनाते हैं और दो प्लांट बनाते हैं। ये एक प्लांट की शाखा है, यहाँ पर इन प्लांट पे बहुत सारी पत्तियाँ हैं। और इन पर पुष्प निकले हुए हैं। यहाँ पर हम पुष्प को बड़ा बना देंगे, इससे आपको समझ में आए। तो आप ये मत कहिए कि प्लांट इतना छोटा, पुष्प इतना बड़ा। ये है एक पुष्प। यहाँ पर एक और पुष्प बना देते हैं। ये एक पुष्प इधर हो गया, 3 पुष्प हम इस पर बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका ये परागकोश, उसी तरीके से एक पुष्प इधर है। ये हम मान लेते हैं कि लाल रंग वाले पुष्प है गुलाब का। यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए सब बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कोई भी डाउट ना रह जाए, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम देकर आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें। शब्दों का खेल बहुत होता है यहाँ पर, बहुत तरह के इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये मान लेते हैं कि सफ़ेद पुष्प है वाला पौधा है गुलाब का। यानी ये अलग पौधा है, ये अलग पौधा है, लेकिन जाति एक ही है। ये भी गुलाब का पुष्प का पौधा है, ये भी गुलाब का पुष्प का पौधा है। यानी जाति एक ही है, लेकिन आनुवंशिकता अलग है। इनकी आनुवंशिकी अलग है, इनकी आनुवंशिकी अलग है। ठीक है, इनका डीएनए अलग होगा, इनका डीएनए अलग होगा। हमें यहाँ सबसे पहले पढ़ना है स्वपरागण को। तो स्वपरागण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ध्यान से समझिएगा कि जब लिखते चलते हैं जिससे आप याद भी करते चलें। स्वपरागण, जब किसी
पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प पर या उसी जाति के किसी अन्य पौधे के यहाँ पर गड़बड़ हो गया। उसी पुष्प पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर पहुँचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर दो बातें याद रखनी है, उसी पुष्प पर जाएगा परागकण या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएं, उसी पुष्प के यानी इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, तब भी यह स्वपरागण कहलाएगा। या फिर इस पुष्प से परागकण निकलकर इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प, चाहे इस पे जाए चाहे इसके वर्तिकाग्र पर जाए, चाहे इसके वर्तिकाग्र पर जाए, तब भी ये क्या कहलाएगा? स्वपरागण। क्लियर बात? स्वपरागण का मतलब होता है कि किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। क्लियर? परपरागण किसे कहते हैं? जब किसी पुष्प का परागकण, मान लो ये परागकण है, किसी पुष्प का परागकण किसी उसी जाति के जाति समान है, गुलाब का पौधा, लेकिन डिफरेंस है, ये लाल पुष्प वाले हैं यानी इनके डीएनए अलग है, ये सफ़ेद पुष्प वाले इनकी डीएनए अलग है। यानी जब किसी पुष्प से परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब इसे हम परपरागण कहते हैं। अगर एक ही पौधे के बीच परागण की प्रक्रिया होती है तो उसे स्वपरागण, अगर उसी जाति के किसी अन्य पौधों के बीच परागण की प्रक्रिया होती है तो परपरागण। क्लियर? समझ में आया? याद करिए, परागण क्या होता है? परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे तब इसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। जब किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तब इसे हम परपरागण कहते हैं। क्लियर? अब स्वपरागण भी दो प्रकार से होता है। पहला स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी, और दूसरा सजात पुष्पी परागण यानी गिटोनोगैमी। ठीक है, याद करिए कि स्वपरागण दो प्रकार से होता है, स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी, सजात पुष्पी परागण यानी गिटोनोगैमी। कुछ नहीं है, जब एक परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है स्वयुग्मन। ठीक है, ये प्रक्रिया कहलाती है स्वयुग्मन। जब एक ही पुष्प में परागण की प्रक्रिया हो तो स्वयुग्मन, यानी एक ही पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे हम स्वयुग्मन कहते हैं। और जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है सजात पुष्पी परागण। सजात
पुष्पी परागण। क्लियर है बातें? ये सब बहुत घुमा फिरा देता है, एकदम रायता फैला देता है। तो इसको आपको बटोरना है। कैसे आपको पढ़ना है? सीरियल वाइज। पहले स्वपरागण की डिफिनेशन पढ़ लेंगे। स्वपरागण मतलब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ये 2 प्रकार से होता है। अगर उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो स्वयुग्मन, और अगर उसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे हम सजात पुष्पी परागण यानी गिटोनोगैमी कहते हैं। क्लियर? स्वयुग्मन भी 3 प्रकार से होता है, यानी ये प्रक्रिया स्वयुग्मन 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से? स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी, ये 3 प्रकार से होता है। पहला सहपक्वता या समकाल पक्वता, इसे कहते हैं इंग्लिश में होमोगैमी। जब किसी पुष्प का वर्तिकाग्र और परागकोश दोनों एक ही समय में परिपक्व होते हैं। जब किसी पुष्प के वर्तिकाग्र और परागकोश एक ही समय में परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, यानी उसी समय में वर्तिकाग्र भी परागकण को एक्सेप्ट करने के लिए मंजूर है, परागकोश भी फटने के लिए तैयार है, यानी जब पुष्प में परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों एक ही समय में परिपक्व होते हैं तब इसे हम सहपक्वता या समकाल पक्वता कहते हैं। जैसे गुलाबांस यानी मिराबिलिस, दूसरा पीली कंटीली यानी आर्जिमोन, तीसरा सदाबहार यानी मेडागास्कर में। बस इतने एग्जाम्पल बहुत हैं। ये कहलाता है सहपक्वता या समकाल पक्वता, होमोगैमी। दूसरा आता है कलिका परागण यानी बड पॉलिनेशन। इसकी खास बात देखिए शब्द में ही छिपा है, कलिका, यानी जब परागण की क्रिया कलिका अवस्था में हो जाती है। पुष्प जब कली अवस्था में होता है तो ही उसके अंदर परागण की प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद पुष्प खुलता है। यानी पुष्प के खिलने से पहले कलिका अवस्था में परागण की प्रक्रिया कलिका परागण कहलाती है। जैसे मटर, टमाटर, गेहूं, तंबाकू आदि में। तीसरा निमीलिता यानी क्लिस्टोगैमी। निमीलिता यानी क्लिस्टोगैमी। याद रखेंगे कि निमीलित पुष्प भी कहते हैं। निमीलिता मतलब जब पुष्प कभी खिलता ही नहीं, यानी निमीलिता की प्रक्रिया में पुष्प कभी खिलते ही नहीं, यानी कली अवस्था में ही रह जाते हैं और उसी में उसका परागण होता है, पुष्प कभी खिलता नहीं। और जब पुष्प नहीं खिलेगा तो जो परागण की क्रिया कहाँ होगी? अंदर ही अंदर होगा, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वपरागण की ही प्रक्रिया हो सकती है, पर परागण तो जीवन में नहीं होगा, क्योंकि जब पुष्प ही नहीं खिल रहा है तो उसके परागण बाहर नहीं आएंगे, किसी अन्य पौधे पर नहीं पहुंच पाएंगे। यानी निमीलिता में पुष्प कभी खिलते नहीं, इनमें सिर्फ और सिर्फ स्वपरागण की ही क्रिया होती है। अब इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे खट्टी बूटी यानी ऑक्सैलिस, खट्टी बूटी यानी ऑक्सैलिस, और दूसरा एग्जाम्पल कॉमेलिना, और तीसरा एग्जाम्पल मूंगफली यानी अरेकिस
बस ये हो गया स्वपरागण के बारे में संपूर्ण बातें। सजात पुष्पी परागण यानी एक ही पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर पहुंचते हैं, तब इसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। जैसे मक्का में ठीक, मक्का एक लिंगी पुष्प वाला पौधा होता है, लेकिन इसमें सजात पुष्पी परागण होता है। तो आप इसको नोट करेंगे पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे परपरागण की प्रक्रिया। आप हेडिंग डालेंगे परागण यानी पॉलिनेशन, लिखेंगे पराग कणों यानी पॉलिन ग्रेन्स का परिपक्व परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। यह दो प्रकार से होता है, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी और जीनोगैमी। इसमें पहला हेडिंग डालेंगे स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, और इसमें लिखेंगे जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यह भी निम्न दो प्रकार से होता है, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। इसमें हेडिंग डालेंगे स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी, लिखेंगे जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प के पराग को वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं। यह निम्न तीन प्रकार से होता है। पहला हेडिंग सहपक्वता या समकालपक्वता, लिखेंगे इस प्रक्रिया में पुष्प के वर्तिकाग्र और परागकोश एक ही समय में परिपक्व होते हैं, जैसे गुलाबांस, मिराबिलिस, पीली कंटीली यानी आर्जीमोन, तीसरा सदाबहार या मेडागास्कर। दूसरा हेडिंग डालेंगे कलिका परागण यानी बड पॉलिनेशन, लिखेंगे जब परागण की प्रक्रिया कलिका अवस्था में ही हो जाती है, यानी पुष्प खिलने से पहले ही हो जाती है, तो इसे कलिका परागण यानी बड पॉलिनेशन कहते हैं, जैसे मटर, टमाटर, गेहूं, तंबाकू आदि। तीसरा हेडिंग डालेंगे निमिलिता यानी क्लिस्टोगैमी, लिखेंगे इस प्रकार के पुष्प कभी खिलते नहीं हैं और इनमें सिर्फ स्वपरागण की प्रक्रिया ही होती है। उदाहरण खट्टी बूटी यानी ऑक्सैलिस, दूसरा कॉमेलिना, तीसरा मूंगफली यानी अरेकिस। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सजात पुष्पी परागण यानी गिटोनोगैमी, लिखेंगे जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे सजात पुष्पी परागण यानी गिटोनोगैमी कहते हैं। जैसे मक्का, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर पुष्प या यहाँ पर पौधा एक लिंगी या द्विलिंगी, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक, जैसे उदाहरण एक लिंगी पौधा मक्का। अब कुछ और बातें लिखनी है। स्वपरागण के लाभ कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वपरागण से क्या लाभ होता है, स्वपरागण से क्या हानियाँ होती हैं। तो कुछ लाभ आप देख लीजिए। स्वपरागण से लाभ क्या होता है कि यहाँ पर परागण की क्रिया लगभग निश्चित होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए निमिलिता है, वो कभी खिलता ही नहीं है, यानी उसमें परागण की क्रिया अंतर ही अंदर जरूर होगी। लेकिन परपरागण में कोई निश्चित नहीं होता। मान लो कि यहाँ से परागकण उड़कर आए, हो सकता है इसके वर्तिकाग्र पर ना पहुँचे, तब परागण की प्रक्रिया हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यानी स्वपरागण में परागण निश्चित होता है और इस वजह से इनकी शुद्ध वंशक्रम चलता रहता है। दूसरा, स्वपरागण से उत्पन्न जितने भी बीज होते हैं वो शुद्ध वंशक्रम वाले होते हैं। इस प्रकार से जो लक्षण नए पौधे में होता है वो जनक के एकदम समान होता है, यानी इनमें कोई भी विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती, आनुवांशिक लक्षण में कोई बदलाव नहीं होता। इनसे उत्पन्न जो बीज हैं उनमें आनुवांशिक लक्षण अपने जनक के एकदम समान होता है। और भी देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा परागकणों को बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वपरागण है, एक ही पुष्प में होंगे या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर होंगे, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, ये परागण की प्रक्रिया के लिए किसी अन्य पुष्प पर निर्भर भी नहीं होते हैं। हानियाँ देखेंगे तो इनमें हानियाँ क्या क्या हैं। स्वपरागण से उत्पन्न जो पौधे होते हैं वो अच्छे किस्म के नहीं होते हैं, कमज़ोर होते हैं। स्वपरागण में चूँकि एक पौधे में जो रोग होगा वो उसी के साथ साथ उसके अन्य पीढ़ी में भी स्थानांतरित होता रहता है, यानी जो भी रोग होगा आनुवंशिक रोग वो स्थानांतरित होता रहता है। ये स्वपरागण की कुछ हानियाँ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हानियाँ हैं, जैसे इनके बीज हल्के होते हैं और जल्दी अंकुरित भी नहीं होते हैं। तो आप इसको पॉइंट को लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे स्वपरागण के लाभ, लिखेंगे स्वपरागण में पहला पॉइंट लिखेंगे, स्वपरागण में परागण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। स्वपरागण में परागण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है।
अतः शुद्ध वंशक्रम चलता रहता है। दूसरा लिखेंगे, स्वपरागण से उत्पन्न संतति शुद्ध नस्ल वाले होते हैं, अतः संतति पौधों के लक्षण जनक पौधों के समान होता है। नेक्स्ट लिखेंगे कि इनमें पुष्पों को बहुत अधिक परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट लिखेंगे कि स्वपरागण में परागण क्रिया के लिए किसी अन्य पुष्प पर निर्भर नहीं होना पड़ता। फिर आप हेडिंग डालेंगे स्वपरागण से हानियाँ। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि स्वपरागण से उत्पन्न बीज उत्तम किस्म का नहीं होता और इनसे विकसित पौधा कमजोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि स्वपरागण द्वारा आनुवंशिक बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती हैं। नेक्स्ट लिखेंगे कि स्वपरागण द्वारा नई जाति का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इससे उत्पन्न बीज हल्के व छोटे होते हैं और प्रायः शीघ्र अंकुरित नहीं होते हैं। बस ये था संपूर्ण बातें स्वपरागण के बारे में। अब आप समझेंगे परपरागण को यानी क्रॉस पॉलिनेशन को। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी और जीनोगैमी। आपने जाना कि परपरागण की प्रक्रिया किसे कहते हैं कि जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे हम परपरागण कहते हैं। आप लिखेंगे कि इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधे पर स्थित होने चाहिए, चाहे वो पुष्प एक लिंगी हो या द्विलिंगी, तथा वे आनुवंशिक रूप से भिन्न होने चाहिए, यह भी लिखेंगे। और लिखेंगे कि परपरागण की प्रक्रिया एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में होती है। अब परपरागण के बहुत सारे प्रकार हैं, मतलब 3 प्रकार हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी है तो उसको अगले टॉपिक में बताया जाएगा, अगले पार्ट में। अभी कुछ पॉइंट इसके बारे में और जानेंगे परपरागण के बारे में। देखिए, पौधे खुद भी चाहते हैं कि उनमें स्वपरागण की प्रक्रिया ना हो, क्योंकि स्वपरागण से काफ़ी सारी हानियाँ होती हैं। उत्तम किस्म का बीज नहीं बनता, अंकुरण में प्रॉब्लम होती है, आनुवंशिक रोग माता पिता से संतान में जाते रहते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो बहुत सारे अनेक प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से कि पौधे खुद नहीं चाहते कि उनमें स्वपरागण की प्रक्रिया हो, तो वे स्वपरागण को रोकने और परपरागण को सफल बनाने के लिए उनमें कुछ युक्तियां होती हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे परपरागण के लिए युक्तियां, यानी कॉन्ट्रावेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण के लिए युक्तियां, यानी कॉन्ट्रावेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे पुष्प में एक लिंगिता होती है जिससे कि उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया ना हो। एक लिंगिता यानी यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी। पौधे चाहते हैं कि उनमें स्वपरागण की प्रक्रिया ना हो, परपरागण की प्रक्रिया हो, इसलिए कुछ पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प अलग होता है। एक लिंगी पुष्प में यही होता है, यानी नर पुष्प में नर जननांग पुंकेसर पाए जाते हैं, मादा पुष्प में मादा जननांग जायांग पाए जाते हैं। इसमें जायांग नहीं पाए जाते और इसमें पुंकेसर नहीं पाए जाते हैं। यानी कि एक लिंगी पुष्प मतलब जिसमें सिर्फ एक लिंग हो, नर पुष्प में नर जननांग हो और मादा पुष्प में मादा जननांग हो, तो ऐसे पुष्पों को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं।
ये पौधे इसीलिए उत्पन्न करते हैं एक लिंगी पुष्प जिससे उनमें परपरागण की प्रक्रिया हो और स्वपरागण ना हो। और अगर ये दोनों के दोनों पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित हो सकता है ना, अगर ये दोनों नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित हों तब ऐसे पौधे को हम क्या कहेंगे? तब वो पौधा उभय लिंगाश्रयी या द्विलिंगी पौधा कहलाएगा। द्विलिंगी पौधा कहलाएगा, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? बाईसेक्सुअल फ्लावर और उभयलिंगाश्रयी को हम क्या कह सकते हैं? मोनोसियस। ठीक है। अगर ये नर पुष्प अलग पौधा हो, नर पौधा, और ये मादा पौधे पर उपस्थित हो, यानी नर पुष्प अलग पौधे पर और मादा पुष्प अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पौधे एक लिंगी पौधा कहलाएगा। एक लिंगी पौधा, ठीक है। यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? यूनिसेक्सुअल प्लांट, और इसे हम क्या कह सकते हैं? डायोसियस। क्लियर? बात को अच्छी तरीके से ध्यान से समझेंगे। एक लिंगी पुष्प मतलब एक ऐसा पुष्प जिसमें सिर्फ ये भाग उत्पन्न हो। एक लिंगी पुष्प का मतलब सिर्फ ये भाग उत्पन्न हो, पुंकेसर, और या फिर स्त्री केसर। तो ये कौन सा पुष्प हो गया? एक लिंगी पुष्प। ये कौन सा पुष्प हो गया? एक लिंगी पुष्प। लेकिन जब दोनों एक ही पुष्प पर होते हैं तो क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी पुष्प, क्योंकि नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में है। लेकिन यहाँ पर देखिए मादा एक ही पुष्प में है और नर अलग पुष्प में है, तो क्या कहलाएगा? एक लिंगी पुष्प। ये द्विलिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प मतलब ये। और अगर एक लिंगी पुष्प, नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित हो, देखिए यहाँ पर हम हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए कि अगर एक ही पौधे पर, एक सिंगल पौधा है, इस पर नर पुष्प भी है, मादा पुष्प भी है, तो इस पौधे को हम क्या कहेंगे? उभयलिंगाश्रयी पौधा या द्विलिंगी पौधा, यानी बाइसेक्सुअल प्लांट और मोनोसियस प्लांट। और अगर नर पौधा, ये इसको मिटा दो, इसको सारे को नर पौधा बना दो, नर पुष्प बना दो। अगर नर पुष्प अलग और मादा पुष्प, यहाँ से ये हटा दो, सब क्या हो गए? मादा पुष्प हो गए ना सब मादा पुष्प। अगर नर पुष्प अलग पौधे पर और मादा पुष्प अलग पौधे पर उपस्थित हो तो ऐसे पौधे को हम क्या कहेंगे? एक लिंगी पौधा या यूनिसेक्सुअल प्लांट या डायोसिस प्लांट। तो पौधे स्वपरागण को रोकने के लिए ऐसा करते हैं कि एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखें किसमें द्विलिंगी पौधा पाया जाता है। तो इसके उदाहरण हैं मक्का, अरंडी यानी कैस्टर, और कद्दू, खीरा आदि। एक लिंगी पौधे का उदाहरण देखिए। तो एक लिंगी पौधे का उदाहरण पपीता, भांग, सहतूत, केवड़ा आदि। ठीक है, बस पहले आप इतना नोट करें। आपने इतना लिखा, परपरागण की प्रक्रिया होगी, आप हेडिंग डालेंगे परपरागण के लिए युक्तियां, और इसमें लिखेंगे कि स्वपरागण की प्रक्रिया को रोकने और परपरागण को सफल बनाने के लिए पौधों में कुछ युक्तियां पाई जाती हैं जो निम्न है। पहला आप हेडिंग डालेंगे एक लिंगिता यानी यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनिंग। लिखेंगे कि एक लिंगी पुष्पों में नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। फिर आप लिखेंगे जब ये पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं तो उस पौधे को उभयलिंगाश्रयी या द्विलिंगी पौधा कहते हैं, यानी बाइसेक्सुअल प्लांट और मोनोसिस प्लांट, जैसे मक्का, अरंडी, कद्दू, खीरा, लौकी आदि। नेक्स्ट आप अगले लाइन से उसी में लिखेंगे कि जब ये पुष्प अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं
तब उन पौधों को एक लिंगी पौधा यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट और डायोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल पपीता, भांग, सहतूत, केवड़ा आदि। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है पौधों में कि वे स्वपरागण को रोक सकें। दूसरा है स्वबंध्यता या स्वनिश्चयता यानी सेल्फ स्टेरिलिटी और कॉम्पिटेबिलिटी सही है। तो स्वबंध्यता में क्या होता है कि जब किसी पुष्प में उसी पुष्प का परागकण अगर उसके वर्तिकाग्र पर आता है तो उससे निषेचन नहीं होता। आइए इसको यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे इनके पराग कोषों को। और यहाँ पर बनाएंगे इनके वर्तिकाग्रों को, मादा भाग को। तो जब यहाँ पर क्या कहता है, स्वबंध्यता का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही पुष्प का जो परागकण है अगर इसकी वर्तिकाग्र पर आता है तो इसमें निषेचन नहीं होगा, लेकिन अगर इसी जाति का, एक ही जाति के किसी अन्य पुष्प का परागकण इस पर आएगा तो निषेचन हो जाता है। इसे कहते हैं स्वबंध्यता या स्वनिषेचयता। यानी कि अगर एक ही पुष्प का परागकण या एक पौधे के किसी भी पुष्प का परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर जाएगा तो निषेचन नहीं होगा, लेकिन अगर किसी उसी जाति के अगर अन्य पौधे के पुष्प का परागकण इस पर आता है तब निषेचन हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे स्वबंध्यता या स्वनिषेचता में। इसका उदाहरण क्या होता है कि किसमें किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आलू में, सेब में, झुमकलता में आदि। तंबाकू में भी होता है ये। आप लिखेंगे स्वबंध्यता या स्वनिषेचता में कि इसमें एक पुष्प का निषेचन उसके ही परागकणों द्वारा नहीं होता, किंतु उसी जाति के अन्य पुष्प या अन्य पौधे के पुष्प का परागकण से उसका निषेचन हो सकता है। उदाहरण आलू, सेब, झुमकलता, तंबाकू आदि। नेक्स्ट तीसरा आता है स्वदूषण यानी सेल्फ पॉइजनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आर्किड के पौधे में, कुछ पौधे जैसे आर्किड के पौधे में अगर एक ही पुष्प का परागकण अगर इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तो पौधा सूख जाता है। ठीक, तब इसे हम स्वदूषण कहते हैं, सेल्फ पॉइजनिंग। कि जब कि किसी पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो पुष्प सूख जाता है, जैसे आर्किड में। तो लिखेंगे कुछ पौधे जैसे आर्किड में अगर उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो पुष्प सूख जाता है। नेक्स्ट प्रक्रिया आती है पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता। इसे हम कहते हैं डाइकोगैमी। इसमें क्या होता है, जैसे आप समकाल पक्वता में पढ़े थे कि जब परागकोश और अंडाशय दोनों एक साथ विकसित होते हैं, यहाँ पर क्या होता है अलग अलग समय में विकसित होते हैं। परागकोश व अंडाशय भिन्न भिन्न समय में विकसित होते हैं, एक दूसरे के बाद या एक दूसरे से पहले। अब ये भी दो प्रकार का होता है, जैसे पहला पूर्व पुंग पक्वता, पुंग ऐसा बुरा नाम है, पूर्व पुंग पक्वता यानी
प्रोटेंड्री। इसमें क्या होता है कि परागकोश पहले और अंडाशय बाद में विकसित होता है। परागकोश अंडाशय से पहले विकसित होता है, ठीक है। दूसरा आता है पूर्व स्त्री पक्वता यानी प्रोटोजिनी। यानी अंडाशय, जब अंडाशय परागकोश से पहले विकसित होता है। ठीक है, तब इसे हम इस पूर्व स्त्री पक्वता कहते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता यानी डाइकोगैमी। इसमें लिखेंगे कि जब पुष्प के परागकोश व अंडाशय अलग अलग समयों में विकसित होते हैं तब इसे पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता कहते हैं। जब परागकोश अंडाशय से पहले विकसित होता है तब इसे पूर्व पुंज पक्वता यानी प्रोटेंड्री कहते हैं, जैसे गुड़हल, कपास, सूरजमुखी, गेंदा आदि में। फिर आगे लिखेंगे कि जब अंडाशय परागकोश से पहले विकसित होता है तब इसे पूर्व स्त्री पक्वता यानी प्रोटोजिनी कहते हैं, जैसे बरगद, पीपल, गुलाब, चंपा आदि। बस इतना इनफ है, अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बाकी बहुत सारे टर्म्स हैं तो कितना आप पढ़ोगे, इतने इंपॉर्टेंट से जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके बाद है परागण की विधियाँ। 3 प्रकार से होती हैं। जल द्वारा परागण, जल परागण कहलाता है, वाटर पॉलिनेशन। वायु द्वारा होता है तो वायु परागण कहलाता है, एयर पॉलिनेशन। और अगर कीटों के माध्यम से होता है तो इसे कीट परागण कहते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो इसके बारे में आपको भाग 6 में बताया जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। परागण क्रिया किसे कहते हैं? दूसरा, स्वपरागण क्रिया किसे कहते हैं? दूसरा, पर परागण क्रिया किसे कहते हैं? बस बाकी आप खुद से पढ़ेंगे। बाकी जो भी टॉपिक होगा वो आपको भाग 6 में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी चैनल के साथ। धन्यवाद।